नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे यूपी पीसीएस प्री 2019 का पेपर। हमने इसके 5 पार्ट देख लिए हैं। उसके बाद देखते हैं 130 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद देख लीजिए आप। आज हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोअर पीसीएस 2019 में जो पेपर हुए हैं उन्हें देखेंगे, और एमपी पीसीएस 2019 में जो हुआ है, सॉरी 2020 में हुआ है जनवरी में, उसे देखेंगे। उसके क्वेश्चन भी इसी तरह करेंगे सोल्व। चलिए देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे आके वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, त्रिपुरा। देखिए आपको ये याद रखना है, इसमें छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। वहाँ के कैसे प्रशासन होगा, कैसे करेंगे, तो आपको ये याद रखने हैं चारों राज्य। देखिए आपका एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट ये पूछा हुआ है कि छठी अनुसूची से पूछा हुआ है। इसमें आपको मैं एक अलग से क्वेश्चन बता देता हूँ, एक ट्रिक भी मान लीजिए जिससे आप कभी नहीं बोलेंगे ज़िंदगी में। इसमें आप वेस्ट बंगाल जोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपने ये तो याद कर ही रखे हैं छठी अनुसूची वाले, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें आप जब वेस्ट बंगाल जोड़ देंगे तो जो बांग्लादेश से भारतीय राज्यों की जो सीमा लगती है वो इन 5 राज्यों से लगती है। तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में कि बांग्लादेश से याद करने पड़े आपको, क्योंकि जब बांग्लादेश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा लगती है, नहीं लगती है, उसमें एक ये जो मेघालय है इसके साथ साथ एक मणिपुर दिया होता है। तो उस टाइम पे जब हम पढ़े नहीं होते तो ये भूल जाते हैं कि मणिपुर था या मेघालय था। अगर आपने जो नक्शा है भारत का वो अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो आप ये भूल जाएंगे। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो आपको ये याद कर लेना है चारों छठी अनुसूची में, अगर पूछेगा निम्नलिखित में नहीं है या है तो आप देख लेंगे। उसके बाद इसमें अगर वेस्ट बंगाल जोड़ देंगे तो ये बांग्लादेश से इनकी सीमा लगती है 5 राज्यों की, ठीक है। यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो त्रिपुरा है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में भारतीय ऐसा राज्य कौन सा है जिसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। देखो इधर से भी ये बांग्लादेश से लगता है, इधर से भी और इधर से भी, और इधर भारत है। तो ये है आपका त्रिपुरा राज्य, ठीक है। इसे याद रखना कि इसकी जो तीन दिशाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं, बांग्लादेश से लगती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रतिषेध, क्योंकि ये टू बी सर्फिटाइड ये होता है आपका उत्प्रेक्षा से। उसके अलावा आप ये याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, इसमें ये याद रखिए प्रत्यक्ष है ना, इससे ही आपको क्या करता है, ये कहते हैं कि कोई भी विक्टिम है, कोई भी, उसे हमारे सामने प्रत्यक्ष हाजिर करो 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और ये परमादेश, इनके नाम से आपको पता चलेगा। परमादेश है बी कमांड, कमांड देते हैं ना, हम आपको आदेश देते हैं। और ये आ गया बाई वॉट अथॉरिटी, ये कहते हैं अधिकार पश्चात। अधिकार पश्चात मतलब आपको अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके आपने कोई कैसे कार्य कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 133। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 110। देखिए मैं आपको यहीं से ही, इनसे ही आपको कई क्वेश्चन बता देता हूँ, ये भी जो विभिन्न एग्जामों में अलग अलग तरह से पूछे हुए हैं। आपको याद रखना है, आप लिखिए आर्टिकल 108, 110 और 112। इसके बीच में आप 111 भी रख लीजिए, 112, ठीक है। आपको याद रखना है कि देखो 108 में था संयुक्त अधिवेशन। जब किसी विधेयक को लेके राज्यसभा लोकसभा में कोई मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के द्वारा आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है। 110 का क्वेश्चन ये आ ही रहा है, आपने पढ़ ही लिया है। 110 में है धन विधेयक, ठीक है। ये धन विधेयक है नहीं, ये आप वो लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति बुलाता है, ये देखता है। 112 है, 112 में आपको याद रखना है बजट है, ठीक है। याद हो गया आपको, दो दो के गैप से याद कर लीजिए। 108, 110, 112, संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक और बजट। अब एक चीज़ देखिए, जो 112 में बजट है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि वो निम्नलिखित में से वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध किससे है, कौन से आर्टिकल से है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी बजट का प्रयोग डायरेक्टली नहीं किया गया है, अब उसका प्रयोग है वार्षिक वित्तीय विवरण के उसमें। आम तौर पर हम इसे बजट कहते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पूछा हुआ था आपका, हाँ ये देखिए, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में पूछेगा। देखिए इसमें कहा है ना, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित किया गया है। तो जिसे पता होगा अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित किया गया है तो वही कर पाएगा। तो इसी तरह आर्टिकल 112 है, इसमें भी आपको पता होगा कि बजट नहीं है, तो अगर स्टेटमेंट में पूछेगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण है।
आप देख लीजिए, जो इससे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में पूछा हुआ था, मुझे याद आ गया। आर्टिकल 111 में क्या ये पूछा जाता, क्वेश्चन था, राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को अपने पास है ना सुरक्षित कब रखता है? सुरक्षित कर लेता है, वो उसे आगे नहीं बढ़ाता, वो अपने पास रख लेता है, जैसे वीटो कह लो, एक तरह की पॉकेट वीटो टाइप। तो ये आर्टिकल 111 में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, वो आर्टिकल 111 के थ्रू रखता है, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन देखिए, जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जैसे यूपी ट्रिपल एस सी है, जो आप भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देते हो ना, उसमें डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल भी, आप सोच रहे होगे ना मैं इतना बताता हूँ, कभी ये बताता हूँ, कभी ये, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सोचता हूँ छोटी छोटी वीडियो रहे, मेरा मकसद ये है कि कभी भी मैंने एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं बताया अगर किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई आपको मैं गुमराह करके है ना पढ़ा हो जाऊँ, कुछ भी आप भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं विश्वास करके। कोई ना कोई जो भी मैं बताता हूँ किसी न किसी पेपर में आया हुआ होता है, चाहे वो एसएससी में आया हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे यूपी में, चाहे वो छोटे एग्जाम में आया हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर में या ग्रुप डी में, पर आया हुआ होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो जैसे ये हम देखते हैं ना, ये इस आर्टिकल को देख लिया, इसे देख लिया, इसे देख लिया, इनसे ही आपके एग्ज़ाम निकल जाएंगे। आप बस सब चीज़ों को गौर से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ये तो आपका करंट से हो गया तो इसे तो भी छोड़ दीजिए, आगे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, ये भी करंट से ही है, उस टाइम से पूछा गया था, पर मैं आपको चलो ये आ गया तो इससे बता देता हूँ। देखो, यूनेस्को है जो, ये विश्व धरोहर के लिए था, तो ये जयपुर आया है ना हमारा सबसे, ये पूछा है ना 73 में जयपुर को रखा गया है। तो एक तो आपको क्वेश्चन शुरू से बता देता हूँ पूरा यूनेस्को के बारे में। देखिए, भारत के जो टोटल स्थल है ना यूनेस्को में, उसने जो धरोहर में घोषित कर रखे हैं वे हैं 38। 38 में से 38 को ऐसे डिवाइड कर लीजिए आप, 30, 7 और 1। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कितने हैं टोटल भारत के सांस्कृतिक धरोहर, ये हो गए 38 टोटल। 30 इसमें सांस्कृतिक हैं, 7 आपके, सॉरी मैं वो बता देता हूँ जो, हाँ 38 है ना, 1 मिनट, हाँ मैं बता रहा था 38 हैं, 38 हो गए आपके। ये हो गया 30, 7 और 1, ये हो गया आपके सांस्कृतिक, ये हो गया आपके प्राकृतिक, और एक है आपका मिश्रित, ठीक है। वो मैंने अभी इसलिए रोकी थी वीडियो कि एक और है 39वां, मैं आपको उसका अलग अलग से बताऊंगा उसके बारे में। अभी न देख लीजिए 30, 7 और 1। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या आएगा। एक तो ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कि जो सबसे लेटेस्ट जुड़ा है वो है जयपुर 2019 में 38वें नंबर का। एक पूछा जाएगा जी, ये जो एक मिश्रित है ना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि अकेला है ये, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, थोड़ा है तो ऐसे ही, खंग जेंद जोंगा, ठीक है। खंजिंग, ये प्राकृतिक सांस्कृतिक दोनों में आता है, ये सिक्किम में है, ठीक है। ये एकमात्र भारत का मिश्रित में है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, और उसके बाद आपको और मैंने बता दिया, टोटल आपको पता ही चल गया, एक ये क्वेश्चन आ गया। एक चीज़ और ध्यान रखिए, मेरे याद आया कि एक पेपर में क्वेश्चन आया था, यूपी का पेपर था, कि ताजमहल को विश्व धरोहर में है ना किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 1983 है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक इसी से मैं बता देता हूँ, देखो 1983 में सबसे पहली बार शामिल किए गए थे भारत के स्थल, एक आपका ताजमहल था और एक आगरा फोर्ट था, ये भी आपका आगरा में है, ठीक है। और एक आपकी एलोरा की गुफाएं थी, और एक अजंता की। ये 4 चीज़ों को सबसे पहले किया गया था 1983 में, इसी से याद रखिएगा, ताजमहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ एक वो मैं रोकी थी वीडियो, उसके लिए बता देता हूँ। एक 39वां तो कह नहीं सकते, 39वां मान लीजिए, एक जो भारत में कुंभ हुआ था मेला पिछले साल, कुंभ मेले को यूनेस्को ने, जो भारत की अमूर्त धरोहर हो गया ना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब ये अगर कंबाइंड में पूछे तो 39 हो जाएंगे, और नहीं तो 38 अलग है, ये अलग है क्योंकि ये कुंभ एक तरह से त्योहार टाइप हो गया, तो ये अलग है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136, आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? ये तो आपका याद रखिएगा, क्रिस्टिना जॉर्जिया है, ये अभी नियुक्त हुई है तो काफ़ी टाइम तक रहेंगी, ठीक है। आईएमएफ से क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए आईएमएफ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जब आया था, मुझे भी नहीं आता था, मैं आपको बता देता हूँ। इसने पूछा था एचडीआर किसे कहते हैं, एचडीआर किसे कहते नहीं, सॉरी, इसकी एक तो पूछी है डेफिनेशन, आपको इसकी वो बताना है फुल फॉर्म। तो ये है स्पेशल, नोट कर लीजिए, यहाँ तो लिखा जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है।
तो एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1969 में दी थी इसने। ये एसडीआर एक तरह की, देख लीजिए आप, जैसे कोई पेपर है, उस पेपर पे हमने आपको लिख कर दे दिया ये 100 रुपये का है, तो ये 100 रुपये की वैल्यू के बराबर हो गया। पहले क्या करता था ये एमएफ है ना, सोना गोल्ड और पैसों के रूप में, डॉलर के रूप में रखता था। पर उसने जब से एसडीआर लागू किया है तो आप इस पे कितने पैसे हों, चाहे आपको कुछ नहीं रखना, आपकी वैल्यू निकाल के एसडीआर के रूप में जारी कर देगा। अमेरिका की स्टैम्प पे सबसे ज़्यादा है। और पढ़ लीजिएगा एसडीआर का। एक दो चीज़ याद रखनी है आपको एसडीआर की। एक तो ये क्वेश्चन आया था कि जो एसडीआर है उसे कौन जारी करता है। तो एसडीआर को उसमें ऑप्शन थे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इस तरह ऑप्शन थे। तो आपको याद रखना है आईएमएफ, और इसकी फुल फॉर्म एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है आपको आईएमएफ के बारे में। उसके बाद देखिए, हाँ एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, उत्तराखंड पीसीएस में आया था 2016 वाले में। उसमें पूछा गया था कि जो ब्रेटन वुड सम्मेलन है उसके क्या परिणाम है। ऑप्शन ए था उसका आपका वर्ल्ड बैंक, दूसरा आईएमएफ, तीसरा आपका था डब्ल्यूटीओ, और चौथा कोई भी मान लीजिए, आरबीआई मान लीजिए। तो आपको ये याद रखना है, जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था इससे दो निकले थे जो इसकी संस्था बनी थी, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137, ये भी करंट से रिलेटेड है, ये इतना भी ऑथेंटिक कुछ नहीं है इसका। 138 देख लीजिए। हाँ, इसमें आपको ये भी करंट से है, पर इसमें ये नाम याद रखिएगा, ग्रेटा थनबर्ग। एक तो ये अब तक आपको देखिए 2019 में ना टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये 17 साल की है मात्र अभी, और इसमें इन्होंने इतनी उपलब्धि होगी। जबकि ये क्या करती हैं, हाँ एक तो आप ये याद रखिए 17 साल की हैं, और एक आपको ये याद रखना है किस देश की हैं। ये पूछा जाएगा आपके जो छोटे एग्जाम होंगे एसएससी में, जो एलडीसी वगैरह तक, या यूपी ट्रिपल एससी में, किस देश से संबंधित है, तो स्वीडन की हैं ये। ठीक है, अब इन्हें मिला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाई है इन्होंने। आप इनके यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। छोटी सी बच्ची है, पर हाँ ये कुछ कह नहीं सकते ऐसे। तो देखिए भारत में अभी एक रिपोर्ट आई थी, एक भारत में एक व्यक्ति हैं तमिलनाडु के। ठीक है, उनके बता रहे हैं उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा पेड़ अब तक अपने जीवन भर में लगाए हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट उन्होंने जो लगाए हैं वो 5 लाख से भी ज़्यादा हो जाते हैं। और उनका किसी को देश में, हमारे देश में हमें ही नहीं नाम पता होगा। और ये मात्र 17 साल के हैं। ये अंग्रेजों का यही तो प्रभुत्व है अमेरिका की, ये मात्र 17 साल की हैं। इनके भाषण आए, कुछ लेक्चर, थोड़े से प्रोटेस्ट किए, तो देखिए कितना फेमस हो गए हैं कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मिल गया 2019 का, जिसमें इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पीछे हटा दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया है। इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाली प्रथम महिला, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, एलिनार एस्ट्रोम। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहे थे ये बिल्कुल न्यू आया है, बहुत ही डिफिकल्ट है, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था। आप इसे नेट पर सर्च मार के देखिए, गूगल पे, आपको किसी ना किसी पेपर में पीछे आया हुआ है, पक्का है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आता था, मुझे पता था, ये मैंने कहीं पढ़ा ही था। चलिए अब ये भी आ गया है तो ना मैं आपको इससे जो भी आपके नोबल आते हैं इससे मैं उस बता देता हूँ। देखिए अर्थशास्त्र का नोबल इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी नोबल पहले से दिए जाते हैं। 6 चीज़ों में नोबल दिया जाता है, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, और आपका ये हो गया साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, और ये 5 तो पहले ही स्टार्ट हो गए थे, जो एक है ये बाद में हुआ था। ये आपको सन याद रखना है, जब ये क्वेश्चन आ गया तो इस तरह पूछ सकता है। 1968 में इसकी घोषणा करी थी, और 1969 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, 1969 में, तो आपको ये याद रखना है। और अब ये क्वेश्चन पूछा है महिला से, तो इसका ये भी याद पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जब 1969 में दिया गया था तो पहले व्यक्ति कौन थे। इनका 2 नाम थे, आप दोनों याद रख लीजिएगा। एक तो थे रैगनर फ्रिंस, और दूसरे थे आपके जॉन टिनबर्जर। ठीक है, ये 2 थे जो आपके, इन्हें सबसे पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत लेट शुरू हुआ था, वो तो सन 1900 से ही चले आ रहे हैं, और ये 1969 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140 पे आ जाइए। 140 है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, करंट से रिलेटेड है, इसमें कुछ बताने के लिए भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैसूर, ये हो गया आपका मैसूर। ठीक है,
चलो ये मैं इसके और बता देता हूँ। देखिए जैसे ये पूछा है इसका केंद्रीय भाषाओं का ना, भाषाओं का केंद्र का पूछा है तो मैसूर हो गया, ठीक है। अब जो वाराणसी का है, जिससे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपका आरओ का पेपर कर रहे थे, उसमें आया हुआ भी था, जो इससे पहले हमने पेपर कराया है आरओ 2017 का, उसमें वाराणसी में है। जो आपको याद रखना है सब्जी का, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। एक तो ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, तो खासकर यूपी का हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर दूसरे एग्जाम में। और शिमला से आपको याद रखना, शिमले में जहाँ आप शिमला जाते हैं उससे 15-20 किलोमीटर पे कुफरी जगह है, वहाँ पे ही आपको आलू का संस्थान है, ठीक है, आलू का अनुसंधान संस्थान है। और देखिए मैं बता तो बहुत चीज़ सकता हूँ, पर टाइम की कमी रहती है, ज़्यादा लंबा वीडियो करते नहीं है। देखिए इसी से आपको ना जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं चिप्सोना, ऐसे पूछे जाते हैं, चिप्सोना कुफरी, ये किसकी प्रजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन में होंगे आम, आलू, सब चीज़ें ना, तो ये आपको ये याद रखना है, जब कुफरी में, शिमला में आलू का संस्थान है ना, तो जिस भी में कुफरी लगा होगा वो सारे आलू की प्रजातियाँ होंगी, ठीक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, कुफरी से, क्योंकि इसका जो संस्थान है आलू का वो शिमला के कुफरी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, ये भारत द्वारा, ये भी करंट से रिलेटेड है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही याद रखिएगा। भारत में पहली बार ये हुआ है COP14, ये मरुस्थल से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, चंद्रयान द्वितीय के बारे में पूछा हुआ है, ये तो पुराना हो गया, पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ये क्वेश्चन है चंद्रयान द्वितीय ना, ये असफल जरूर हुआ था, पर इससे कम से कम अब भी 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास इतना भी इसमें बताने के लिए नहीं, आप इसे नेट पर सर्च मार के ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चंद्रयान से जितने भी है, आप किसी रोवर का नाम विक्रम, या फिर इसके जो भी है ना, कब किस तारीख को लॉन्च हुआ था, 7 सितंबर को गया था, ये सब चीज़ें किस रॉकेट से लॉन्च हुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114, ये भी करंट से रिलेटेड है, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा याद रखिएगा कॉकरोच को कहते हैं, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता, जिस कारण ये लाल नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, ये तो आपको सभी को याद होगा, दालों से है, ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में। उसके अलावा आप एक चीज़ याद रखिएगा बस, ये नाइट्रोजन होती है ना जो वायु की, इसे पौधे हैं, जो दाल है ना, जब स्थिरीकरण होता है, तो एक चीज़ याद रखिए बस, ऑप्शन में आएगा, तो जो पौधे हैं ना, जब हम नाइट्रोजन के ये प्राप्त करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आया है जब भी आया है, कि जो पौधे हैं वो अपने जो भोजन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो किससे करते हैं, वो नाइट्रोजन से नहीं करते, ना नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ नहीं है, नाइट्रेट, ठीक है। 147 देखिए, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या गठित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये त्रिज्या बढ़ जाती है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसमें सेंस भी लगा सकते हैं, आप किसी को भी आवेशित करेंगे, किसी पे भी आप चार्ज देंगे तो वो बढ़ेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रेयान। रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये तो आपको पता होगा, फाइबर है ये, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो ये नियोप्रीन है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विशिष्ट रबड़ है, और इसी से एस्पार्टम भी याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है मधुरक है। पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एस्प्रीन। ये मुझे काफ़ी दिनों बाद याद हुआ, जब 1-2 बार गलत हो गया। आपको एस्प्रीन में इसी तरह, जैसे ये 4 ऑप्शन में पूछा है ना, इसी तरह पूछता है वो इसे एस्प्रीन को, पर इसके सामने कभी तो दे के रखेगा ये मधुरक, मधुरक दे के रखेगा, कभी होता है ये ज़्यादातर इसके सामने आता है जो एस्प्रीन के सामने निश्चेतक, निश्चेतक मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म टाइप है, सुंघा के सुला देते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये निश्चेतक नहीं है, ठीक है ना, मधुरक है। जो ये एस्प्रीन है, एस्प्रीन है, इसे बस याद कर लीजिए कि ये दर्द निवारक है, ठीक है, दर्द निवारक दवाई है, ठीक है। निश्चेतक से मतलब कंफ्यूज मत होना, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। बाकी बाल, केश और लूथा, रेशम और खुर तीनों होते हैं, कपास नहीं होता। कपास से जो क्वेश्चन आता है वो तो छोड़ दीजिए, जिस स्टेट में होता है, गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। और उसके अलावा इससे क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि किससे प्राप्त किया जाता है, तो बीज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150, थर्मस
फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, जो हमारी बोतल होती है जिसमें हम पानी भरते हैं, जैसे हम इसमें पानी, ये बोतल रही ना, तो इसमें जो इसकी ये बनी हुई होती है, ये क्या करते हैं, ये ऊष्मा को ना अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है। ना उसमें कोई संचालन होता है, ना उसमें संवहन होता है, ना उसमें विकिरण होता है। इसलिए वो आप देखोगे सुबह भरोगे तो शाम तक गर्म ही रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पेपर आपका 6-7 वीडियो में। पर मैंने इसमें आपके 150 क्वेश्चन थे। देखिए ये थोड़ा सा वीडियो का, ये 150 क्वेश्चन थे। इसमें आपने अगर मेरे साथ पढ़ा होगा, सभी वीडियो देखे होंगे, तो आपके करीब 300-350 क्वेश्चन हो गए होंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये 100% है। एक भी क्वेश्चन आप है ना जो मैंने बताया है आप सर्च कर लीजिएगा, अगर नेट पर ना मिले किसी न किसी एग्ज़ाम में हुआ तो तब कहना। और उसके अलावा अगर आपने इनडायरेक्टली इसकी डिस्क्राइब जो किया हुआ है इसने घटना चक्र ने, ये भी पढ़ा होगा, तो आपके करीब 400 से 500 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएंगे एक ही सीरीज से, एक ही पेपर से। ठीक है, तो इसे पढ़िए। उसके बाद आपने देखिए, आप कहते हैं मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा तब पढ़िए जब आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर सको। आप क्या कर सको, सारे सोल्ड पेपर जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसके कर चुके हो। उसके बाद 2018 से, जैसे 2020 या 21 में आपको एग्ज़ाम देना, तो 2020 तक जितने एग्ज़ाम आए हुए हर स्टेट के, वो आप अच्छे से कर चुके हो। तो आपका जीएस में कोई भी आप पेपर दोगे ना, कोई भी दे लेना स्टेट का, चाहे आपकी मैथ कितनी वो हो, और जीएस में से आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद कल से हम देख लेंगे, एक तो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ है यूपी का, यूपी ट्रिपल एससी ने कराया, वो भी अभी हुआ है सितंबर में ही, 30 सितंबर 2019 को और 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और या फिर हम एमपी पीसीएस का देख लेंगे। एमपी पीसीएस का पेपर भी अभी लेटेस्ट हुआ है, वो तो 12/1/2020 को ही हुआ है। ठीक है, ये दोनों पेपर में से कोई भी सब देख लेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।